नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। यह मेरा नया चैनल पेंशन वॉइस टीवी है, जहां मैं आपको देश विदेश की बड़ी बड़ी खबरें सरल और सीधे शब्दों में समझाऊंगा। यहां मैं पेंशन, आपकी जेब, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीर बिना किसी शोर और दिखावे के आपके सामने रखूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आम नागरिक तक सही, स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी पहुंचे। अगर आप मेरी ईमानदार और बेबाक पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल पेंशन वॉइस टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। और आज 2 दिसंबर के दिन पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए आई कुछ बहुत अहम खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन योजना में हुए उन बदलावों की, जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ने वाला है। हाल के फैसलों के तहत ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी से जुड़े नियमों में बुनियादी बदलाव किए हैं। ये नए नियम 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुके हैं और इनका प्रभाव ईपीएफ भविष्य निधि और ईपीएस पेंशन निधि दोनों से होने वाली आंशिक निकासी पर पड़ेगा। पहले क्या व्यवस्था थी, उसे समझना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद वह ईपीएस में जमा राशि का दावा कर सकता था। बहुत से लोग नौकरी जाने के झटके के बाद तुरंत इस राशि को निकाल लेना ही सबसे आसान विकल्प मानते थे, क्योंकि उस समय उन्हें हाथ में नकदी की आवश्यकता महसूस होती थी। अब संशोधित नियमों के तहत यही अवधि 2 महीने से सीधे 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। यानी यदि आप ईपीएस की पेंशन राशि निकालना चाहते हैं तो आपको 3 साल तक इंतजार करना होगा। कागज पर यह बस एक संख्या का परिवर्तन लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सोच और नीति छुपी है। सरकार और संगठन का तर्क है कि पेंशन का पैसा आपके बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए होता है, उसे अचानक भावनात्मक या आर्थिक दबाव में निकालकर खत्म कर देना लंबे समय में आपके ही लिए नुकसानदेह साबित होता है। 36 महीने का यह लंबा अंतराल लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सचमुच इस पैसे को अभी निकालना जरूरी है या इसे रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखा जाए ताकि बुजुर्गावस्था में सम्मानजनक पेंशन मिल सके। लेकिन इस फैसले का दूसरा पक्ष भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अचानक बेरोजगार हो जाते हैं, जिनके पास अलग से इमरजेंसी फंड नहीं है, उनके लिए पहले 2 महीने बाद ईपीएस की राशि एक सहारा बन जाती थी। अब उन्हें 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो उनके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नियम बदल रहे हैं तो हमें भी अपनी वित्तीय योजना बदलनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सिर्फ ईपीएफ या ईपीएस पर निर्भर रहने के बजाय अलग से बचत, इमरजेंसी फंड और बीमा जैसी चीजों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन भुगतान व्यवस्था में आए बड़े बदलाव की। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस की शुरुआत की है। साधारण भाषा में कहें तो अब पेंशन भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत किया जा रहा है। पहले कई पेंशनरों को यह चिंता रहती थी कि उनका पीपीओ किस कार्यालय से जारी हुआ, किस बैंक शाखा से जुड़ा है, अगर वे शहर बदल लें तो पेंशन कैसे मिलेगी, खाता ट्रांसफर में कितना समय लगेगा। इन सारी मुश्किलों को कम करने के लिए यह नई व्यवस्था लाई गई है। इस सिस्टम के तहत अब कोई भी पेंशन भोगी देश के किसी भी हिस्से में
किसी भी बैंक की शाखा से अपनी मासिक पेंशन ले सकता है, बशर्ते उसके पीपीओ और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से सिस्टम में दर्ज हो। यानी अब आप अपने पुराने शहर के दफ्तर या बैंक शाखा से बंधे नहीं रह जाएंगे। आपने अगर अपना निवास स्थान बदल लिया है, अपने बच्चों या परिवार के साथ किसी दूसरे राज्य में रहने लगे हैं, तो भी आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आसानी से पेंशन ले पाएंगे। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह बदलाव केवल सुविधा नहीं बल्कि एक तरह की गरिमा भी लौटाता है, क्योंकि अब उन्हें लंबी कतारों और अनावश्यक दौड़ भाग से काफी हद तक राहत मिलेगी। जो दर्शक और सब्सक्राइबर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि पेंशन वॉइस टीवी को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी जो सीधे आपकी जेब और पेंशन से जुड़ी है, हम यहीं पर विस्तार से समझाते रहेंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच काफी समय से होती आ रही है, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये प्रति माह है। यह राशि लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। उसके बाद न खाने की कीमत वहीं रुकी, न दवाइयों की कीमत, न बिजली पानी और न ही किराए की दरें, लेकिन पेंशन की यह न्यूनतम राशि जमी हुई सी रह गई। आज के समय में 1000 रुपये में किसी भी शहर या कस्बे में सम्मानजनक जीवन जीना संभव नहीं है। यह बात किसी बड़े विशेषज्ञ को बुलाकर समझाने की जरूरत नहीं है। इसी हकीकत को देखते हुए श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय पर विस्तृत समीक्षा की है और न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि की सिफारिश की है। समिति की राय है कि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए 1000 रुपये की पेंशन सिर्फ कागज पर एक संख्या भर है। जमीन पर यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। पेंशन का उद्देश्य सिर्फ फॉर्मलता निभाना नहीं, बल्कि बुजुर्ग नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा देना है। यह सिफारिश सामने आ चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। जो लोग इस विषय को सालों से उठाते रहे हैं, उनकी उम्मीदें अब एक बार फिर जिंदा हुई हैं कि आने वाले महीनों में कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यहां मैं साफ कर दूं कि अभी ये केवल अनुशंसा है। अंतिम नोटिफिकेशन आने तक हमें धैर्य रखना होगा, लेकिन हमारा काम है कि जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा या आदेश जारी हो, उसकी सच्ची और पूरी जानकारी बिना तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखी जाए, ताकि आप अफवाहों के शोर में उलझे बिना तथ्य जान सकें। अब बात करते हैं ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा की, जो शुरू हो चुकी है। यह योजना उस दौर में बनी थी जब नौकरियां ज्यादातर स्थायी थीं, जीवन प्रत्याशा आज की तुलना में कम थी और महंगाई की गति भी अलग थी। आज का दौर अलग है। यहां प्राइवेट नौकरियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है, फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी है, बार बार नौकरी बदलने की मजबूरी है। ऐसे में पुरानी सोच और पुराने फॉर्मूले आज के समय के लिए पर्याप्त नहीं रह जाते। इसी वजह से यह समीक्षा इस दिशा में एक जरूरी कदम है कि योजना को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाए। इस समीक्षा के तहत पेंशन गणना का फार्मूला, योगदान की दरें, पात्रता के मानदंड, पेंशन शुरू होने की आयु और अधिकतम सीमा जैसे कई बिंदुओं पर विचार हो रहा है। हो सकता है आगे चलकर पेंशन की गणना अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत तरीके से हो, ताकि कर्मचारी समझ सके कि वह हर महीने जो योगदान कर रहा है, उसकी बदौलत भविष्य में उसे कितना लाभ मिलने वाला है। साथ ही योजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें सख्त भी की जा सकती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सके। अब एक और बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, उच्च वेतन पर पेंशन का अधिकार, जिसे लेकर लंबे समय से मामला अदालतों और दफ्तरों के बीच उलझा हुआ था। कई कर्मचारियों ने ईपीएस में अपने वास्तविक यानी हायर वेतन के आधार पर योगदान कराया था।
यानी उनकी और नियोक्ता की ओर से जमा की जा रही रकम उनके असली सैलरी स्लिप के हिसाब से जा रही थी, लेकिन पेंशन की गणना के लिए एपीएफओ पहले एक तय सीमा से आगे वेतन को मान्यता नहीं देता था। परिणाम यह हुआ कि भले ही कर्मचारी ने अधिक अंशदान किया हो, पेंशन की राशि एक सीमित वेतन कैप पर आधारित रह गई। हाल के न्यायिक फैसलों के बाद एपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक उच्च वेतन पर एपीएस में योगदान किया है और जिनका यह योगदान संगठन ने स्वीकार भी कर लिया था, वे अब हायर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पेंशन की गणना उनके वास्तविक योगदान के आधार पर की जाएगी, न कि किसी पुरानी वेतन सीमा पर रोके रखी जाएगी। यह बात उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और कानूनी जीत है जो सालों से इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसका व्यावहारिक असर यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद ऐसे कर्मचारियों को हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। जो साथी इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपने पुराने वेतन रिकॉर्ड, पासबुक, ईपीएफ एप्स की स्टेटमेंट्स और जमा किए गए फॉर्म अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जब भी किसी प्रकार का सत्यापन या दावा करना पड़े तो दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हों। अब हम नजर घुमाते हैं पंजाब की ओर, जहां पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला कोषालय अधिकारी की ओर से पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 14 और 15 नवंबर को जिला कोषालय कार्यालय परिसर में लगेगा। इस 2 दिनों के शिविर का मुख्य उद्देश्य है पेंशनरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाना और उन्हें एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूक करना। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशन से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। चाहे जीवन प्रमाण पत्र की बात हो, व्यक्तिगत डेटा अपडेट करना हो, बैंक विवरण में बदलाव कराना हो, कोई शिकायत दर्ज करनी हो या उसकी स्थिति देखनी हो, सब कुछ एक ही जगह से किया जा सकेगा। ई-केवाईसी इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना पेंशन भुगतान में रुकावटें आ सकती हैं। यही वजह है कि मेले में बैंक अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है, ताकि पेंशनरों के काम वही मौके पर निपटाए जा सकें। अगर आप पंजाब से हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो इस जानकारी को जरूर आगे बढ़ाइए। कई बार लोग सिर्फ इसलिए योजना का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सरकार ने उनके लिए क्या सुविधा शुरू की है। इस चैनल का और आपका काम है कि ऐसी खबरें सिर्फ कागज या नोटिफिकेशन में बंद न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर उन लोगों तक पहुंचें जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं। अब बात करते हैं 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले उस कार्यक्रम की, जिसकी घोषणा कमांडर अशोक राव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। यह कार्यक्रम खास तौर पर ईपीएस 95 पेंशनरों और उनके समर्थकों के लिए एक मंच होगा, जहां वे अपनी पुरानी मांगों और समस्याओं को संगठित और शांतिपूर्ण तरीके से सामने रख सकेंगे। जो लोग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, पेंशन फॉर्मूला सुधारने और उच्च पेंशन के अधिकार को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए यह 2 दिन अपनी बात कहने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़े हैं और आपकी सेहत तथा परिस्थितियां अनुमति देती हैं, तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। दिसंबर के महीने में खासकर उत्तर भारत में सर्दी अपने चरम पर होती है। तेज ठंडी हवा, कोहरा और लंबी दूरी की यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। यदि आप जंतर मंतर आने की योजना बना रहे हैं, तो अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें, समय पर दवाइयां लें, कोशिश करें कि अकेले सफर न करें और जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य के बारे में
डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें। हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको सचेत भी करना है कि अधिकार की लड़ाई जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपकी आवाज भी लंबे समय तक गूंजती रहेगी। अब अंत में आज की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। एपीएफओ ने निकासी के नियमों में बदलाव करके 2 महीने से 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि लागू की है, ताकि आपका रिटायरमेंट फंड बिना सोचे समझे खत्म न हो जाए। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए पेंशन लेने की प्रक्रिया को पूरे देश में कहीं से भी अधिक सरल और डिजिटल बनाया जा रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश सामने आ चुकी है और EPS-95 योजना की व्यापक समीक्षा चल रही है, जिससे भविष्य में नियमों और गणना के तरीके बदल सकते हैं। हायर वेज पर योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का रास्ता साफ किया गया है। पंजाब में पेंशन सेवा मेले के जरिए eKYC और डिजिटल पोर्टल को मजबूत किया जा रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर 3-4 दिसंबर का कार्यक्रम पेंशनरों की सामूहिक आवाज को मजबूत करने की कोशिश है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और साफ साफ खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिचितों, सहकर्मियों और पेंशन धारकों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो साथी हमारे चैनल पेंशन वॉइस टीवी पर नए हैं, उनसे फिर से निवेदन है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आगे भी एपीएफओ, EPS-95 और पेंशन से जुड़ी हर अहम खबर आपको समय पर मिलती रहे। आपका भरोसा ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। मैं कोशिश करूंगा कि बिना किसी दुविधा, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्य और सच्चाई के साथ आपकी बात आप तक पहुंचाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।